स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। तो वेलकम टू ये बायो यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी ये क्लास 12 का चैप्टर है और जो कि बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको इजीली हम लोग इजी भाषा में, एकदम इजी भाषा में हम लोग आज समझेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेस। सोचिए मेरे अंदर में डीएनए है और उस डीएनए के बीच से हम जीन को काटेंगे और किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म में हम क्या करेंगे, डालेंगे। इस जो प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेस। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहीं एक ऑर्गेनिज्म कैन बी ह्यूमन बीइंग्स, या तो आदमी भी हो सकता है, वहां पर प्लांट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अब सोचिए ये ह्यूमन बीइंग्स, ये आदमी के अंदर से हम जीन, मतलब डीएनए के अंदर से हम जीन को काटें। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके बीच से ये हम जीन को काटेंगे। अब ये जीन इंसुलिन का जीन है। अब सर ये इंसुलिन का जीन हम कहीं दूसरा ऑर्गेनिज्म में अगर पुट करते हैं, सपोज है कई बैक्टीरिया में अगर हम पुट करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को ही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब सर बात करते हैं। अब सर जो जीन को हम सर निकाल रहे हैं, उस जीन को हम कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। उस जीन को हम लोग क्या कहेंगे सर, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिस जीन को हम निकाल रहे हैं डीएनए के अंदर से, उस जीन को हम लोग कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब सर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हम बैक्टीरिया के अंदर घुसा दिए, तो इसको होस्ट कहेंगे सर। इसको क्या कहेंगे सर, होस्ट। सपोज दैट किसी फायरफ्लाई का एग्जांपल हम ले लेते हैं। फायरफ्लाई मतलब आप लोगों को पता है, रात में जिसका क्या होता है, लाइटनिंग होता है। तो फायरफ्लाई का जीन अगर हम काट के किसी टुबाकू प्लांट में हम दे दिए, ये जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि फायरफ्लाई का जो जीन लेके, जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके टुबाकू प्लांट में दे दिया गया, तो रात में टुबाकू प्लांट में क्या होता है सर, स्पार्कलिंग करता है। यहाँ पर अगर बात करेंगे जीन को हम ले जाए तो ले जाए कैसे, तो पहले सर अगर हम जीन को डायरेक्टली ले जाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वेक्टर, वेक्टर का हेल्प अगर नहीं लेंगे, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट ट्रांसफर। अगर सर वेक्टर का हम हेल्प यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, उसको कहेंगे डायरेक्ट ट्रांसफर। लेकिन सर अगर वेक्टर का हम हेल्प ले रहे हैं, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसफर। तो जीन कैन बी ट्रांसफर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म पे जीन ट्रांसफर होता है, या तो डायरेक्टली, अगर वेक्टर का हेल्प नहीं लेंगे तो डायरेक्टली हम लोग पुट करेंगे, और अगर सर वेक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा, उसको इनडायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। तो जीन कैन बी ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली होगा तो कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन सर इनडायरेक्टली होगा तो उसमें वेक्टर का जरूरत है। चलिए वेक्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में से। नेक्स्ट अब सर वेक्टर क्या है पूछेंगे, तो कैरी द जीन एट one place to another place, carry the gene एक जगह से one place to another place। सपोज दैट मेरे अंदर में जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो वेक्टर क्या करेगा, प्लाज्मोडियम वेक्टर है, प्लाज्मोडियम के ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट बैठाएंगे और दूसरा ऑर्गेनिज्म में विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडियम हम जीन को ट्रांसफर करते हैं। तो वेक्टर का काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जाना। तो यहाँ पर वेक्टर का जब नाम आएगा तो प्लाज्मोडियम आएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया में मिलता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब सर बात करेंगे एग्जांपल आप लोग को बताते, फायरफ्लाई का जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके टुबाकू प्लांट में अगर हम डाल देंगे, तो इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट का काम क्या सर, लाइटनिंग। तो रात में टुबाकू प्लांट में क्या करने का, रात में लाइटनिंग देने का काम करेगा। अब सर ह्यूमन इंसुलिन, सपोज दैट मेरे शरीर में अगर इंसुलिन का मात्रा घट जाता है, तो फिर सर इंसुलिन कहीं से हमको लेना पड़ेगा। तो लेने के लिए पहले हमको इस इंसुलिन को होस्ट सेल में डालना पड़ेगा। तो सोच लीजिए ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम सर इंसुलिन कहां से मिलता है, पहले के जमाने में इंसुलिन काउ
पिग का पेनक्रियास से मिलता है, काव और पिग का पेनक्रियास से मिलता है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं काव और पिग का इंसुलिन लेने से ह्यूमन बींग्स को कभी कभी एलर्जी का सामना करना पड़ता है। तो फिर से उसको हमको क्या करना पड़ेगा ताकि मेरे शरीर में इंफेक्शन ना फैले, एलर्जी ना फैले, उसको ह्यूमन जीन को हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर में डालेंगे। सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर में इकोलाई है, ठीक है। अब सर इकोलाई के जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम डाल देंगे। इकोलाई के जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने के बाद उसको क्या करेंगे, ये इकोलाई क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा। ये इकोलाई क्या बनाएगा सर, प्रोड्यूस है इंसुलिन, इंसुलिन बनाएगा। अब जब इंसुलिन बनना पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा तो इस इकोलाई को हम लोग तोड़ देंगे छोटा छोटा टुकड़ा में, और तोड़ने के बाद हम लोग वहां से इंसुलिन को निकालेंगे और वहां से इंसुलिन निकालने के बाद बोतल में भरेंगे और वही इंसुलिन इंजेक्शन हम लोग एब्डोमेन में लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। नेक्स्ट अब सर करेंगे तो अब सर नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या सर, सपोज दैट अगर एनिमल सेल होगा तो उसका सिंगल लेयर होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा लेयर। लेकिन सर प्लांट सेल का जब बात करेंगे तो ऊपर डबल लेयर देखने को मिलेगा, दो लेयर। पहले तो इसको हम सेल वॉल कहेंगे, सेल, इसको हम कहेंगे सेल वॉल, और इसका अंदर वाला इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। अब सर बताइए डीएनए को निकालने के लिए पहले ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखिए सर ये फंगस वाला सेल है, ये किसका सेल है सर, फंगस का सेल। सर फंगस का सर सेल होता है, यहाँ पर एक अलग किस्म का लेयर बनता है, वो किसका बनता है, काइटिन का। तो आउटर लेयर ऑफ द फंगस सेल किसका बना होता है सर, काइटिन का बना होता है। और बैक्टीरिया का आउटर लेयर किसका बना होता है सर, पेप्टिडोग्लाइकन का। किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का। तो सर डीएनए को इसके अंदर से डीएनए को निकालने के लिए, इसके अंदर से डीएनए को निकालने के लिए पहले हम लोग का ये सेल वॉल सेल को ब्रेक करना है, ये सेल वॉल सेल को ब्रेक करना है। तो सेल वॉल को ब्रेक हम लोग कैसे करेंगे, तो सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंजाइम का जरूरत होता है। एंजाइम का क्या काम है सर, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो सर सोचिए कि सपोज है ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सेल वॉल है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन है तो इसका पहला पॉइंट है यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसे ही इसको छोड़ दिए। अब सर पहले इसको डबल लेयर है तो पहले सिंगल लेयर को ब्रेक करना पड़ेगा। ये प्लांट सेल का जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल में क्या होता है सर, सेलुलोज से बने होते हैं। सेल वॉल किससे बने होते हैं, सेलुलोज। और उस सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमको सेलुलेज एंजाइम हम लोग को वहां पर देना होगा। अब सर यहाँ पर जब सेल वॉल के ऊपर सेलुलोज एंजाइम हम छोड़ दिए तो ये सेल वॉल क्या हो जाएगा सर, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेल वॉल ब्रेक डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पर बचा खाली क्या सर, सेल मेम्ब्रेन बचा। इसी तरह ये काइटिन का लेयरिंग है, तो काइटिन का लेयरिंग को तोड़ने के लिए एंजाइम लगाएंगे काइटिनेज। ये एक क्या सर, एंजाइम है काइटिनेज। अब काइटिनेज का एंजाइम को हम क्या करते हैं सर, तोड़ दिए, ब्रेक डाउन कर दिए। तो मेरा बचा क्या क्या है सर, सेल मेम्ब्रेन बचा। इसी तरह से पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर को तोड़ने के लिए हम लोग को लाइसोसोम एंजाइम है जो स्लाइवा और टीयर्स में, आंसू में पाए जाते हैं और स्लाइवा में पाए जाते हैं, उसको रिलीज करेंगे तो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर देंगे। तो अब सर बचा क्या, अब खाली सिंगल लेयर बचा सब में कौन सा लेयर बचा सर, सिंगल लेयर बचा। अब ये सिंगल लेयर किससे बना होता है आप लोग को पता है सर, 52% प्रोटीन का बना होता है, 40% लिपिड का बना होता है, लिपिड भी कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। अब सर यहाँ पर क्या आता है ये, और 8% क्या होता है सर, कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो सर कहीं ना कहीं ये सेल को ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम लगाएंगे,
यहाँ पर भी ओनली डीएनए बचेगा, यहाँ पर भी ओनली डीएनए बचेगा। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन या तो बैक्टीरिया का बात करें, एनिमल्स का बात करें, प्लांट का बात करें या फंगस का बात करें, सबका सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लाइपेज का ही बना होता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 एंजाइम का यूज करेंगे, प्रोटीएज, लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेज। ये 3 एंजाइम का हेल्प से हम लोग सेल मेम्ब्रेन को भी तोड़ देंगे। अगर सर सेल मेम्ब्रेन को हम लोग तोड़ देंगे तो मेरा पास क्या बचेगा सर? डीएनए बचेगा, ओनली डीएनए। लेकिन जो सेल ऑर्गेनल्स आरएनए भी होता है सर, है ना, आरएनए होता है, स्टार्च होता है, तो इसके लिए स्टार्च को ब्रेक डाउन करके स्टार्च वाला एंजाइम डाल देंगे, डीएनए आरएनए को ब्रेक करने के लिए आरएनए डाल देंगे। तो मेरा पास अब क्या बचा सर? नेकेड डीएनए बचा। क्या बचा सर? नेकेड डीएनए। क्या बचा? नेकेड डीएनए। यहाँ पे सबको समझ में आएगा? नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। अब सर उसी नेकेड डीएनए को हम लोग एक कंटेनर में लेंगे और उस कंटेनर में हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। क्या डालेंगे सर? चिल्ड इथेनॉल, क्योंकि सर डीएनए को हमको अलग करना है। तो डीएनए के सोचिए कि जहां पर फॉस्फेट था, कार्बोहाइड्रेट था और लाइपेज था, उसका टुकड़ा तो वहीं पर रहेगा। तो टुकड़ा को, डीएनए को और अदर वेस्ट मटेरियल जिसको हम तोड़े गए हैं उसको अलग करने के लिए हम लोग को चिल्ड इथेनॉल लेना पड़ेगा। अगर सर चिल्ड इथेनॉल आपके पास नहीं लेगा तो ठंडा आपका कहीं भी दुकान में मिलेगा, दारू मिलेगा, ठंडा दारू लेने के बाद दारू के ऊपर सर यहाँ पर डीएनए, यहाँ पर चिल्ड इथेनॉल या दारू यहाँ पर ऐड करने के बाद उसको आप कूट कर देंगे डीएनए। डीएनए को जब भी आप कूट कीजिएगा कुछ देर के बाद डीएनए विल फ्लो। ये डीएनए ऊपर में तैरने लगेगा सर, डीएनए ऊपर में तैरने लगेगा, मतलब ऊपर में फ्लोट होगा। और बाद तक जो प्रोटीएज एंजाइम से हम प्रोटीन को तोड़े थे, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट एंजाइम से हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़े थे, लिपिड को हम लोग लाइपेज से तोड़े थे, वो नीचे में सेटल डाउन हो गया। तो सर डीएनए को हम अलग कर दिए। मेरा तो कॉन्सेप्ट यही था कि डीएनए को खाली निकालना है। अब सर डीएनए को हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड का हेल्प से हम उसको रोलिंग करते करते डीएनए को उठा लेंगे। यहां तक सर क्या हो गया? अब सर ग्लास रॉड से हेल्प से हम खाली डीएनए को क्या करेंगे सर? सेपरेट कर लिए। बाद में जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो नीचे में ही रहेंगे। अब सर बात करेंगे, अब सर डीएनए को तो निकाल लिए, लेकिन डीएनए के बीच से हमको इंसुलिन वाला चीज निकालना है। अब सर यहाँ पर कौन सा करता है? तो डीएनए को अगर हर डीएनए में बहुत सारा क्या होता है सर? जीन होता है। अब सर यहाँ पे सोचिए, यहाँ पर इंसुलिन वाला जीन है। अब सर इंसुलिन वाला जीन को हमको क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। काटेंगे तो काटने के लिए सीजर की जरूरत होता है। तो बायोलॉजिकल सीजर का नाम क्या सर? उसको जेनेटिक सीजर भी कहते हैं, जिसके हम कैंची सपोज सीजर कहते हैं ना। तो डीएनए को हम यहाँ पर कट लगाएंगे, इंसुलिन वाला जीन में हम कट लगाएंगे। तो कट जो लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल सीजर, उसको जेनेटिकल सीजर भी कहते हैं या उसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। और मॉलिक्यूलर सीजर या जेनेटिक सीजर का नाम क्या है सर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर सर यहाँ पर भी हम समझाएंगे बाद में एंडोन्यूक्लियस क्यों हुआ, एक्सो क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीजर का नाम क्या है सर? मॉलिक्यूलर सीजर कहिए या जेनेटिकल सीजर कहिए, उस सीजर का नाम क्या होगा सर? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये भी सर एक टाइप का सीजर नहीं, एक टाइप का एंजाइम है। क्या सर? एंजाइम है जो कि काटने का काम करेगा। अब सर बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस क्या है सर? एंडोन्यूक्लियस से जब बात करेंगे तो सर वो कहीं ना कहीं एंडो का जब बात होगा तो वो सर डीएनए को बीच से काटेगा। मतलब यहाँ पर सोचिए कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर सर अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर अगर सर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा तो हम साइड से कट नहीं लगाएंगे, जो बीच से कट लगाएंगे। तो बीच से जो कट लगाएगा वो क्या करेगा सर? एंडोन्यूक्लियस कट लगाएगा। लेकिन सर अगर साइड से, अगर ये साइड से कोई कट लगाया उसको हम क्या कहेंगे सर? एक्सोन्यूक्लियस।
तो पता चल गया, यहाँ पर बता रहे हैं रिमूव फ्रॉम दी एंड। अगर लास्ट से हम लोग क्या करते हैं, ये सब बहुत सारा बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़े हैं, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ जुड़ते हैं तो उसको हम लोग डीएनए कहते हैं। तो डीएनए को जब कट लगाएंगे तो हम न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहे हैं। अब सर एंड से अगर हम न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोन्यूक्लियस, अगर लास्ट से हम काटेंगे उसको हम क्या कहेंगे सर, एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन सर बीच से अगर हम काटेंगे, रिमूव फ्रॉम द मिडिल, बीच से अगर हम काटेंगे उसको कहेंगे एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सो और एंडोन्यूक्लियस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है दे कट बी वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब सर यहाँ पर क्या बात कर रहा है, सर ये जहां तक कट नहीं लगाएगा, एक रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, जिस साइट को ये आइडेंटिफाई करेगा और वहां कट लगाएगा। अब सर बात करते हैं, ये सर ATCG, ये सर ये रेस्ट्रिक्शन साइट वाला आइडेंटिफिकेशन साइट नहीं है। जब रहेगा सर CCC रहेगा या GG रहेगा या ATP, यहाँ पर मैं सोच C, ATTG रहेगा, तो इसका उल्टा क्या है, G का उल्टा C, T का उल्टा A, T का उल्टा है। ये रेस्ट्रिक्शन साइट वाला क्या होगा सर, ऐसे करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये CCC या GGG, ये सर क्या है, रिकॉग्नाइजेशन साइट या स्पेसिफिक सीक्वेंस आप कह सकते हैं। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है सर, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब सर ईच रिएक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, रिकॉग्नाइजेशन साइट। हर एक एंडोन्यूक्लियस के पास अलग अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है। सोच लीजिए कि एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर में ढेर सारा एंजाइम मिलेगा और ढेर सारा एंजाइम अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट को आइडेंटिफाई करेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमको कह दिया कि आप इंसुलिन वाला रेस्ट्रिक्शन साइट को आइडेंटिफाई कर देगा, तो हम कल रेस्ट्रिक्शन इंसुलिन वाला साइट को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक बैक्टीरिया के अंदर में बहुत सारा एंजाइम हो सकता है और अलग अलग एंजाइम अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट को आइडेंटिफाई करेगा या पहचानेगा। अब बात करते हैं, there are lots of recognition site in the DNA molecules। यहाँ पर ये DNA के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, ये पर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन साइट होगा या रिकॉग्नाइजेशन साइट होगा। रिकॉग्नाइजेशन सपोज ये है, ये अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ये अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ये अलग रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ये तो बहुत सारा रिकॉग्नाइजेशन साइट है। उस रिकॉग्नाइजेशन साइट के अंदर से हमको क्या करना पड़ेगा, एंजाइम उसको समझेगा किस रिकॉग्नाइजेशन साइट में हमको कट लगाना है। तो सोचिए अब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो कट लगाना है। कट लगाने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हम बांट दिए। अब सर एक कंफ्यूजन है, अब हम कैसे सोचेंगे कि इंसुलिन वाला टुकड़ा कौन सा है, इंसुलिन वाला टुकड़ा कौन सा है। तो इसको हमको आइडेंटिफाई या पहचानने के लिए इंसुलिन वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, उसको पहचानने के लिए हमको और एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। इसको क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रो, ठीक है। हाउ टू इट फिक्स माय जेनेटिक जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब सर मेरा क्या सर, इंसुलिन को लेना है, लेकिन ये तो कलरलेस है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने के लिए एक विधि से हम लोग को अपनाना पड़ेगा, और ताकि उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 रहेगा। तो ये पार्ट 1 है, इस हम लोग इसको तोड़ तोड़ के पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आप लोगों को समझ में आया तो बाकी और दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए और बायो गुरु चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि ये बायो गुरु चैनल राइज कर पाए और ढेर सारा बच्चों को हम ये नॉलेज दे पाए। थैंक यू।